Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। तो यार कैसे हो तुम लोग? यार देखो, गॉस लॉ हमने खत्म कर लिया है। गॉस लॉ से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आ सकते हैं और जो पक्का आएंगे भी वो क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 में निपटा दिए थे। डेरिवेशन का कोई भी पार्ट हमने फर्स्ट में नहीं किया था, फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। तो जो डेरिवेशन वाला जो पार्ट है, गॉस लॉ की डेरिवेशन और उसकी एप्लीकेशन जितनी भी हैं, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें स्फीयर से रिलेटेड जो कोई वो होंगे डेरिवेशंस वो होंगी। और देन उसके बाद हम क्वेश्चंस के लिए वीडियोस निकालेंगे पार्ट वाइज, जिसमें हम जेई से क्वेश्चन जो आए हैं, जेई में जो क्वेश्चन आए हैं, एआईपीएमटी और जितने भी मेडिकल लाइंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम करेंगे। जितनी भी वीडियोस बनेंगी हम बनाएंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ये वाला फिजिक्स का, इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सारे करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। और जो छूट जाता है तो आप उसकी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं होता तो मेरे पेज पे आके पूछ सकते हो। तो बेसिकली जो आज का वीडियो होने वाला है वो गॉस लॉ का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम सारी डेरिवेशंस खत्म कर देंगे, गॉस से रिलेटेड जितने भी है, गॉस का प्रूफ और उसकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी कहते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल सा मेथड ये है कि हम जब हमें गॉस लॉ प्रूफ करना हो तो हम कंसीडर करते हैं कि एक चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू एक चार्ज लेते हैं और वो रेडियस आर के एक स्फेरिकल, जैसी ऐसी फिगर है, स्फेयर की फिगर है, तो स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है हमारा एक चार्ज क्यू जिसकी रेडियस हमारी आर है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये स्फेयर हमने बनाया है एक सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर का मतलब ये है कि हर जितना एलिमेंट, आप एक छोटा एलिमेंट यहां लो, एक छोटा एलिमेंट यहां लो, एक छोटा एलिमेंट यहां लो, कहीं पर भी आप एलिमेंट लोगे तो उन सब एलिमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, वो इक्वल होगी। इस टाइप की फिगर को हमने सिमेट्रिकल फिगर बोला। तो हम कंसीडर करते हैं कि मैंने यहां पर एक एलिमेंट लेट कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब आप जानते हो जब हम गॉस थ्योरम करते हैं, हमारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। तो हम कंसीडर करते हैं एक छोटा सा एलिमेंट और हम इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे, इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे। और फ्लक्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। फ्लक्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो एरिया एलिमेंट है उसका जो एरिया वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है उसके बीच में एंगल देख लेते हैं बस, और उसके बाद हमारा बड़े आसानी से काम हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो एलिमेंट है इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोल दिया एन कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप जानते हो प्लस चार्ज की वजह से किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो हम दोनों का मिल गया है, जिसमें हमारा दिख रहा है कि थीटा 0 है। हम लिखते हैं फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि अभी हम स्मॉल एलिमेंट का कर रहे हैं, फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट क्या लेंगे हम, डी फाई, छोटा फाई, तो क्या होगा वो ई का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड कॉस 0, यही होगा। ई का डॉट है ये, तो डॉट हटता है तो कॉस आता है। ई का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड कॉस 0, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसका जो मैंने एरिया का मैग्नीट्यूड माना है वो डीएस माना है। तो ई का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड कॉस 0, तो डी फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, ई डी एस, कॉस 0 हमारा 1 होता है। तो ये जो फ्लक्स निकला है ये छोटे से एलिमेंट की वजह से निकला है। अब आप जानते हो कि अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको ब्रेक किया है तो सबको एडअप करना पड़ेगा। और एडअप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसा आप देखोगे यार, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है। आप जानते हो क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, रेडियस हमने आर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी, ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पर पुट करना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। आप जानते हो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो हमारा क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ डीएस। अब आप जानते हो यार कि जो स्फीयर है
जो हम स्फीयर का इंटीग्रेशन करने वाले हैं और हमने एक छोटा सा एलिमेंट लेट किया है, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा, पूरा इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। और आप जानते हो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है लॉजिकली, दिस इज 4πr²। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 Q/r²। और द इंटीग्रल ऑफ ds, एक बार फिर से समझ लो यार, क्योंकि मैंने जो एलिमेंट लिया है वो सरफेस पे लिया है छोटा सा, और मुझे पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना है। ये जो एलिमेंट है ये सरफेस पे है और मुझे पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करना है। तो सोचो यार, जब आप पूरे स्फीयर को जब इंटीग्रेट करोगे तो उसका पूरा सरफेस निकल के आएगा, और जो स्फीयर का सरफेस होता है वो 4πr² होता है। तो देखो r² से r² कट कर देते हैं और 4π से 4π हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्लक्स बच रहा है वो बच रहा है Q/ε0, Q/ε0। और जो ये Q है हमारे पास ये एनक्लोज चार्ज ही है और ε0 आता है। तो यही हमारी गॉस थ्योरम थी। देखो फाई की वैल्यू क्या आएगी, Q/ε0। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज कर Q/ε0 को प्रूफ किया, और ये ऑलरेडी फाई ही होता है, तो हमारा फाई आ गया Q/ε0। तो ये था हमारा गॉस लॉ का प्रूफ, बेहद ही सिंपल। हमने एक स्फीयर लेट किया, उसके सेंटर पे चार्ज रखा, एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट से फ्लक्स निकाल लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर फ्लक्स निकाला और टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट कर दिया, हमारा गॉस लॉ प्रूव हो गया। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, फटाफट नोट करो यार। अब हम चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। यार बहुत सिंपल था, Q/ε0 आ चुका है। अब जो है इसकी एप्लीकेशन आएंगी। एप्लीकेशन पे जाने से पहले ना कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे यार। 3 चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारे चार्जेस ऐसे लाइन में पड़े, बहुत सारे चार्जेस हमारे ऐसे लाइन में पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लैम्डा डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम लैम्डा लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। द लैम्डा इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक गिवन लेंथ में कितना चार्ज है, तो उस चार्ज को जब लेंथ से डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होगी, दिस इज कूलम पर मीटर। दूसरे में अगर ये लाइन पे चार्ज है तो सरफेस पे भी हो सकते हैं। मान लो आपके पास एक सरफेस है, उस पर बहुत सारे चार्ज है, तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं सिग्मा। जैसे कि लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ऐसे सिग्मा हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, उसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका जब यूज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि ये होता क्या है। जब हम सवाल करेंगे तो सवालों में इसको कैसे यूज करते हैं वो भी एक अलग काम है। बस वॉल्यूम पे भी हो सकता है, मान लो एक वॉल्यूम है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब किसी वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे जैसे हमने इसमें लैम्डा डिफाइन किया, इसमें सिग्मा डिफाइन किया, यहाँ पे हम रो डिफाइन करते हैं, विच इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो यूनिट आती है वो आती है कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिमिलरली जो हमारा ये रो होता है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये लेंथ पे था तो इसको लीनियर बोल दिया, ये एरिया पे था तो उसको सरफेस बोल दिया, ये वॉल्यूम था तो उसको वॉल्यूम ही बोल दिया। इन तीनों चीजों का यूज होगा जब हम एप्लीकेशन करेंगे, तो फटाफट इसको नोट करो यार। इसमें तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में भी पूछी जाती है, ध्यान से कर लेना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बहुत सारे चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं लाइन की फॉर्म में इनफाइनाइटली, ठीक है। तो हमें इसके r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सवाल सुन लो, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस लाइन में रखे हुए हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग बोल रहे हैं, जैसे वायर भी कह देते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो हमें इसके r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो अब ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, तो ऑफकोर्स सी बात है हम इसमें गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पहली एप्लीकेशन में, अब देखो यहां पर हम गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं। जब आपने गॉस लॉ पढ़ा है, हम एक चीज जरूर पढ़ते हैं, एक क्लोज सरफेस, है ना, एक क्लोज सरफेस होता है वहां पर, तब हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहाँ पे कोई भी क्लोज सरफेस नहीं है, तो यानी हमें उस क्लोज सरफेस को खुद से चूज करना पड़ेगा, खुद से यहां पर लगाना पड़ेगा उस क्लोज सरफेस को, तब सवाल हल होगा। वो जो क्लोज सरफेस होता है उसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हमें यहाँ पे खुद चूज करना पड़ेगा। देखो गॉसियन सरफेस चूज करने का वही तरीका है, 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली सिमिट्री, जो अभी हमने पीछे यूज की थी
कि जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके हर एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होनी चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप सरफेस बनाओगे उसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है या तो 0 होना चाहिए और या तो 90 होना चाहिए। एक बार फिर से, जो भी आप सरफेस बनाओगे उसमें एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या तो 0 होना चाहिए या तो 90 होना चाहिए, तीसरा कोई एंगल नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे यहां पर एक गॉसियन सरफेस चूज करना है तो वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। अब ऐसा क्यों? देखो, मेरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं चेक करूंगा हर एलिमेंट पे वो बराबर ही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी वाली जो कंडीशन मैंने बताई है उसमें देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर है? n1, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? n2, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? n3। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? पॉजिटिव से दूर जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इधर। तो अगर आप तीनों सरफेस के लिए देखोगे, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और इस सरफेस के लिए अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो तो 0 होगा या 90 होगा। तो 0 वो इस सरफेस के लिए है और 90 वो इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओवरऑल आपको बस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखनी है। अगर ऐसा मामला हो रहा है, ऐसा मामला फिट बैठ रहा है, तो आपका गॉसियन सरफेस सही प्लॉट हुआ है। तो अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी को, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है सही प्लॉट हुआ है और हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं। अब आप देखोगे यहां पर 3 सरफेस हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। हम ये गॉस लॉ यूज कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ का तो यूज होगा, ठीक है। अब ये जो क्लोज सरफेस है, क्या 3 सरफेस में बढ़ जाएगा? सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस ये वाला कर्व्ड वाला सरफेस 3। तो इसको मैं 3 भागों में बांट के लिख दूंगा, जितने सरफेस होते हैं बांट के लिख दो। तो अब हम क्लोज नहीं लगाएंगे क्योंकि अब सरफेस को हम डिवाइड कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे ई डॉट डी एस 1। अब 1 में देखो एंगल कितना है? cos 90। बहुत बढ़िया। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना सेम ही लेनी है, ई डॉट डी एस 2। अब डी एस 2 के लिए भी देखो cos 90 प्लस ई डॉट डी एस 3। अगर आप cos पे ध्यान दोगे यहां पर एंगल सेम है, यानी 0 मतलब सेम डायरेक्शन, cos 0 इक्वल टू, अब देखो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पर रोल में आएगी। उन्होंने आपको सवाल में लैम्डा भी दे रखा है, लैम्डा सवाल में दिया हुआ है, इसका मतलब इस सवाल में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा एल। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा एल। अभी बताया था मैंने, जो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू पुट करनी है लैम्डा इंटू एल। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने वो यूज क्यों करवाया आपको, ताकि आपको इनके बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। अब ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म भी 0, cos 90 0 होता है, बची सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाला, दिस इज ds3, मतलब cos 0 1 होता है। अब हमें इंटीग्रेट करना है सरफेस का। अब जब मैं इस सरफेस का इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? ds3 है कौन सा? पहले तो ये देखो, ds3 ये कर्व सरफेस एरिया है। तो एक बात बताओ, अब मैं छोटे पैच ले लिया मैंने यहां से, और जब मैं छोटे पैच को इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं छोटे पैच को इंटीग्रेट करूंगा तो ये पैचेस पूरे जुड़ जुड़ के मुझे क्या देंगे? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देंगे। तो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई, जो गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया सिलेंडर, इसकी रेडियस ही मानी जाएगी r, और मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं l। इसकी लेंथ क्या ले लेता हूं? l, क्योंकि जब मैंने लैम्डा लिया तो मैंने लैम्डा सिर्फ इसी लेंथ का लिया है। जैसे आप ध्यान से देखोगे, मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया है, तो मैंने सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाली लेंथ ली है, मतलब जो गॉसियन सरफेस की लेंथ है वही लेंथ ली है। तो 2 पाई r l लेना है, दिस इज लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो L से L हमारा कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड वो आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r मैग्नीट्यूड है।
डायरेक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हो अवे जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात, एक बात याद रखनी है आपको, ये जो रिजल्ट है ना बहुत यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो रिजल्ट है ना यानी डायरेक्टली यूज होता है, इसको याद रखना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस की ही वीडियो बनेगी, तो ये क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस और मेंस में। तो ये रिजल्ट प्लीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो पहली एप्लीकेशन थी, मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही सिंपल है, हमने गॉसियन सरफेस प्लॉट किया। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए प्लीज आपको ये वाली जो टेक्निक है ये याद रखना। इस टेक्निक से आपका गॉसियन सरफेस कभी भी गलत नहीं बनेगा। एंगल या तो 0 या 90, देखो यहाँ पर हमारा 0 और 90 था, ठीक है, और हमने यहाँ लैम्डा डिफाइन किया और हमें हमारा आंसर मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो उस पे चार्ज पॉजिटिव था। तो हमारा ई आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। फटाफट नोट करो यार। अब हम इसकी सेकेंड जो है हमारी इसकी एप्लीकेशन उसको करते हैं। जो इसकी सेकेंड एप्लीकेशन होती है यार वो भी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन लिख देगा, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। डिड्यूस कूलम्स लॉ निकालना है फ्रॉम गॉस लॉ से, मतलब ये इंटरलिंक्ड है। यस, दे आर इंटरलिंक्ड। कूलम्स लॉ हम फाइंड कर सकते हैं गॉस लॉ से, गॉस लॉ फाइंड कर सकते हैं कूलम लॉ से। तो सवाल जो पूछा जाता है कूलम्स लॉ निकालो फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से अब हम कूलम लॉ ड्राइव करने वाले हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमने सिंपल सा एक क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, क्यू चार्ज ले लिया हमने। अब अगेन मुझे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब आपको सर ये तो हमें आता है, क्यू डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सर ये तो हम जानते हैं, हमें पता है, लेकिन हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें गॉस लॉ का यूज करना पड़ेगा। और जब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे तो हमें एक सरफेस पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, तो हमें वो सरफेस बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कभी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। देखो गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल बनेगा। कंडीशन वही है, अगर मैं हर पैच पे चेक करूंगा, यहाँ पर हर पैच पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आनी चाहिए, वो की जो कि आएगी, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो हर डायरेक्शन में इक्वली निकलती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पैच पे बराबर आएगी। दूसरी चीज मैंने सिखाई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होगा या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 90 होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक पैच या एलिमेंट ले लूं तो इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा दोस्त, इधर बनेगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, इधर होगी। तो एंगल 0 आ रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा वो 0 ही आएगा। एक बार फिर से, अगर मैं किसी भी पैच पे चेक करूंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल देखूंगा वो 0 आएगा। और मैंने आपको सिखाया था गॉसियन सरफेस ऐसी सिलेक्ट करना है, एंगल या तो 0 हो या तो 90 हो, दोनों भी होंगे तो चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री आएगा। तो हमने क्या गॉसियन सरफेस सिलेक्ट सही किया है, बिल्कुल सिलेक्ट सही किया है। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम करना ये चाह रहे हैं कि अब हम इस छोटे से, ये छोटा सा पार्ट है, ये हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया है और अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर। तो क्या करें सबसे पहले, तो हम यहां पर गॉस लॉ को लिख देते हैं। क्या होता है, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, सिंपल, यही गॉस लॉ है हमारा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड कॉस। अब जैसा आप देख पा रहे हो डायरेक्शन सेम है, cos 0 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड cos 0 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप जानते हो स्फीयर है, आगे अभी हमने कर चुका है, हमने एक छोटा सा पैच लिया था, ठीक है। उस पैच की वजह से हमारी जो ये जो ds है, हमने छोटे का जो पैच है इसका ds लिया है एरिया। तो अगर मैं पूरे का एरिया लूंगा, पूरे का जब इंटीग्रेट करूंगा तो हमें क्या मिलने वाला है, स्फीयर का सरफेस एरिया मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इस
पैच का एरिया मैंने लिया था ds, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे E है और ds लिया है, तो हमने सबका निकाल लिया 4πr² करके, तो हमें मिल गया 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी कूलम्ब लॉ तो निकला ही नहीं, हम तो कूलम्ब लॉ निकालना चाह रहे थे। मान लो जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है r डिस्टेंस पर, वी प्लेस ए चार्ज Q0। जिस पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उस पोजीशन पे मान लो यहां निकाली है, इस पोजीशन पे मैंने Q0 चार्ज रख दिया, मैंने Q0 चार्ज रख दिया, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, क्योंकि मैंने सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता है तो उसको रिपेल करता है, यानी उस पर फोर्स लगाता है। तो यानी ये चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज को, मैं इसको टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं, तो इसको रिपेल करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो रिपेल करेगा तो फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = Q0E। ध्यान रखना यहाँ पे वो चार्ज लेते हैं जिस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इस पे लग रहा है, तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास Q0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q0Q 4πε0r²। क्या ये हमारा कूलम्ब लॉ होता है? यस, दिस इज आवर कूलम्ब लॉ। K Q1 Q2/r², तो K हो गया 1/4πε0, दोनों चार्ज आ गए और डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। क्या ये हमारा कूलम्ब लॉ होता है? यस। तो हमने गॉस लॉ से शुरू किया और कूलम्ब लॉ पे लाकर खत्म कर दिया, तो ये हमारा होता है डिड्यूस कूलम्ब लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो ये उसकी डेरिवेशन थी। होप करता हूँ क्लियर हो गई होगी। सिंपल है यार, बार बार वही एक ही चीज यूज करी जा रहे हैं हम, तो होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नोट करो, अब हम चलते हैं इसकी अगली एप्लीकेशन पर। तो अब जो हमारा अगला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 3, हमने एक वो निकाला इनफाइनाइट लाइन ऑफ वायर का, और दूसरा हमने कूलम्ब लॉ निकाला। अब जो तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है जिसपे हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, ठीक है। तो इससे इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें वो निकालना है, ठीक है। और इसकी सरफेस चार्ज, क्योंकि एक सरफेस है, प्लेन शीट है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, ठीक है। तो हमें सिग्मा डिफाइन किया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगेन हमें यहां पर एक गॉसियन सरफेस चूज करना है, तभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो हम जो गॉसियन सरफेस में चूज करते हैं, देखो यहां पर आगे की तरफ सिलेंडर, और यही जो ये देखो सरफेस है, तो इसके आगे की तरफ तो पीछे भी एक शीट है, नहीं है तो सरफेस है, तो इसका आगे भी सरफेस है, पीछे भी सरफेस है, तो इसके पीछे भी तो एक गॉसियन सरफेस होगा। सिमिलरली ऐसे कुछ ऐसा। अब आप कहोगे सर आपने यही क्यों लिया गॉसियन सरफेस? मैंने कहा वही रूल यूज करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है या तो 0 होंगे या तो 90 होंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? बाहर की तरफ, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से कहां जाएगी? इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से दूर जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये हमारा मामला सिंपल है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कहां है? गुड, N1। इसका एरिया वेक्टर कहां है? N2। और ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? N3। तो आप देखोगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90, इसका 0 और इसका 0, तो वही रूल फॉलो हो रहा है। हमें चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल या तो 0 हो या तो 90 हो, या तो दोनों भी चल जाएंगे। तो चल गए हमारे। तो अब अगेन यहां पर क्या लगा दो? हमारी गॉस थ्योरम लगा दो, ठीक है। गॉस थ्योरम लगाते हैं। क्या होती है हमारी गॉस थ्योरम? ये होती है E.ds = Q/ε0, ठीक है। अब देखो यहां पर हम सरफेस में अगर ब्रेक करते हैं तो देखो ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है इसकी वजह से तो हमारा जो मामला है वो 90 डिग्री हो गया। देखो इसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगा? फ्रॉम सरफेस 1 एंड सरफेस 2 की वजह से होगा, क्योंकि यहां तो cos 90 हो गया 0। तो इसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा हम क्या लिखेंगे? E का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यार, एलिमेंट तुम अपने आप लेट कर लेना वही, क्योंकि मैं ds ले रहा हूं तो मतलब छोटा एलिमेंट है, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एक बात बताओ, ds1 का इंटीग्रेशन प्लस फिर से E का मैग्नीट्यूड ds2 का इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज। देखो मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाया है वो इसको यहां टच कर रहा है, इस शीट को, क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है, एक सिलेंडर रख दिया है ऐसे। तो जो सिलेंडर ऐसे सरफेस से बाहर आ रहा है, तो जो सिलेंडर का सर्कल वाला पार्ट है वो इसको कवर कर रहा है।
तो यानी हमें वही चार्ज लेने हैं जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कवर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना कवर कर रहा है। अगर मैं इस एरिया को ए बोल दूं तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है हमारा, सिग्मा। तो ध्यान रखना, ये एरिया पूरी शीट का एरिया नहीं है, ये उसका एरिया है जो हमने गॉसियन सरफेस में जो सर्कुलर पार्ट का एरिया ये लिया है। अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कहते हैं एरिया जब शीट का था तो हमने यहाँ एरिया क्यों पुट किया। ये एरिया शीट का नहीं है, ये एरिया सिर्फ इस वाले सर्कल वाले पार्ट का है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमें सिग्मा दे रखा है, ये रहा सिग्मा। तो चार्ज की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, सिग्मा ए। यहाँ पे चार्ज की जगह पुट कर दो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, कहानी खत्म होगी। ठीक है, अब ds1, तो जब मैं ds1 को इंटीग्रेट करूंगा तो ये सरफेस मिलेगा मुझे पूरा एरिया। तो अगर ये एरिया ए है तो सिलेंडर का ऊपर वाला सेम ही तो होता है, तो यहाँ ए आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। यहां पे भी ds2 भी तो ए ही है, तो ये कितना होता है, तो ए से हो गया हमारा कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज सिग्मा बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। हमने वो जो चार्ज वाला पढ़ा था, वो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो आर पे डिपेंड करता है, लेकिन देखो ये आर पे डिपेंड नहीं करना। इसका मतलब क्या है, अगर रियल लाइफ में देखो इसका क्या मतलब है, क्या अगर हम शीट से जितना मर्जी दूर चले जाएं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा? आप कुछ सोच के देखो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कब ट्रू है, ये तब ट्रू है कि बहुत बड़ी शीट है आपकी, बहुत ज्यादा बड़ी शीट है आपकी, वॉल जितनी है वॉल से भी बड़ी, बहुत बड़ी है, और आप उसके बहुत क्लोज खड़े हो, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तब तो ये होल्ड करेगा। आप उससे 5 सेंटीमीटर और दूर हो गए तब भी ओवरऑल इक्वल आएगी। लेकिन अगर आप उससे बहुत दूर चले जाओ तो आपको ये शीट कैसी दिखेगी, पॉइंट जैसी दिखेगी। एक बार फिर से, अगर ये शीट बहुत बड़ी भी है, अगर आप उससे बहुत दूर चले गए, किलोमीटर से दूर चले गए, तो आपको ये शीट कैसी दिखेगी, पॉइंट जैसी दिखेगी। तो एक बात बताओ, जब पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी जब आपको ये पॉइंट जैसा दिखने लगेगा बहुत दूर से, तो ऑफकोर्स सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से डिक्रीज होगी आर स्क्वायर से। लेकिन जब आप इसके बहुत पास हो तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, नहीं। जब आप ज्यादा दूर निकल जाओगे तो ये आपको पॉइंट की तरह दिखने लगेगा और डिक्रीज भी पॉइंट की तरह ही होगा। तो होप करता हूं टॉपिक क्लियर होगा। बड़ा ही सिंपल है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। अगला जो टॉपिक है, इसकी जो अगली एप्लीकेशन है वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो हम शेल ले रहे हैं, स्फेरिकल शेल होगा, उसके इनसाइड और आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये इसकी चौथी एप्लीकेशन है। फर्स्ट में हमने पढ़ा था वो लाइन जो थी, दूसरे में हमने पढ़ा कूलम लॉ, तीसरे में हमने पढ़ा वो शीट वाला, और जो चौथा है ये शेल है, ये हमारी आखिरी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। हमने एक स्फेरिकल शेल ले लिया जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, तो हम इसमें चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। इसके पास जो यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है, पॉजिटिवली चार्ज क्यू है। तो हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं इसके इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, तो अगर आप जानते हो गॉस लॉ का यूज करना है तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इनसाइड निकाल रहे हैं तो इनसाइड के लिए फॉर इनसाइड के लिए हमें गॉसियन सरफेस कहां बनाना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस इसके अंदर बनाएंगे जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया जिसकी रेडियस आर है, लेकिन वो कैपिटल आर से छोटी है। तो यानी इसका मतलब हमने अंदर एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दिया। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, E डॉट डी एस दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बात बताओ यार, अगर ये शेल है तो इसके अंदर खाली जगह, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अगर खाली जगह है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी हमें, 0। तो शेल के अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि यार वहां तो चार्ज ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो शेल है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाहर सरफेस पे। ठीक है, तो हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था।
आउटसाइड के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा शेल है जिसकी रेडियस आर है, तो अब हम आउटसाइड के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे बाहर, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आ रहा है और इस केस स्मॉल आ रहा है, और इस केस में जो हमारा जो रेडियस है वो जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है इस बार बड़ा है, पिछली बार छोटा था क्योंकि अंदर बना था, इस बार बाहर हम बनाएंगे। तो सिंपल सा है, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, ई डॉट डी एस क्या लिखते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने क्या बोला था, जो हम पैच लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां सेम रहती, तो हमने जो पैच लिया है छोटा सा, वहां से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ई। ये काम हर जगह करना है आपको, पैच ही लेके सवाल को सॉल्व करना है, और इस पैच का जो एरिया है वो आपको डीएस लेना है, ठीक है। तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका जो पैच है उसका एरिया डीएस है और उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो cos 0 क्या हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड डीएस का इंटीग्रेशन, और cos 0 हमारा 1 हो गया, एंड दिस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये बात जानते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है ये है बाहर वाला, और इसका पैच जो हमने लिया है वो क्या लिया है, एक छोटा सा डीएस लिया, ठीक है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा सरफेस मिल जाएगा, तो वो होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। यार ध्यान रखना, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। मैंने पैच गॉसियन सरफेस का लिया है तो वो करके मुझे गॉसियन सरफेस ही मिलेगा। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू, जो मैंने कंसीडर किया था, तो इसलिए मैंने क्यू को चेंज नहीं किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। हाँ जी, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव, स्फेरिकल शेल जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है थ्रू गॉसियन सरफेस, तो हमने निकाल लिया। तो बेसिकली गॉसियन सरफेस देखा जाए तो बहुत छोटी सी इक्वेशन है, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं, बहुत पावरफुल टूल होता है, जिससे हम बहुत आसानी से, बहुत कम कैलकुलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, थैंक्स टू गॉस जी, ठीक है। तो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो खत्म होती है, तो होप करता हूं मैं आपको सारी डेरिवेशंस क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, स्टे होम स्टे सेफ।